नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। 67th मेंस जो अभी इसी महीने के अंत में होगा, उम्मीद ज़्यादा यही है कि इसी महीने के अंत में होगा। बहुत दिनों से मैं प्रॉमिस कर रहा था वीडियो लाने के लिए, मैं नहीं ला पा रहा था। कुछ टॉपिक भी मैंने पढ़ा है लेकिन आप लोगों को शायद पसंद नहीं आया, बहुत कम लोगों ने देखा, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ गया। मुझे केंद्र राज्य संबंध भी पढ़ाना था और संघवाद भी पढ़ाना था, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला लोगों का, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ओके, तो खैर देखते हैं, अगर समय मिला तो मैं करवा दूंगा। आज हम लोग बात करेंगे 67th मेंस जो है 2022 होगा, उसके लिए अभी आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, इसीलिए वीडियो बनाने का मेन पर्पस होता है। ओके, कि वो मैसेज करते हैं कैसे क्या, फिर से कहाँ से, अभी तक वो इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि हम कैसे कंप्लीट करें। अब इस चीज़ को लेकर तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है ना। एक हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा समय मात्र बचा हुआ है, और ऐसी स्थिति में जब आप ये मैसेज करते हो या जब आप ये बोलते हो कि अब क्या करें, तो थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। तो उसी चीज़ पर मुख्य रूप से बात करेंगे हम। क्या सब करना चाहिए लास्ट टाइम पर आपको। देखो, मेंस का एग्ज़ाम जो होता है ना, वो प्री के आसपास भी नहीं भटकता, बहुत ही अलग होता है। कोई सा भी मेंस हो, अगर कंपेयर करें हम बाकी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी से, तो बीपीएससी का जो मेंस होता है उसमें थोड़ा सा कम होता है आपका पढ़ना और सिलेबस, लेकिन फिर भी मेंस है, ये बहुत ही अलग एग्ज़ाम होता है। मेंस देने के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है हर चीज़ को। बहुत कम आपको समय दिया गया। अगर आयोग समय आगे बढ़ाती है, डेट को आगे ले जाती है, तो बहुत ही अच्छा होगा। ये सभी स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा, ख़ास तौर से तब जब उसने एग्ज़ाम से 20 दिन पहले ऑप्शनल, इसी के बदौलत लोग अधिकारी बनते हैं, ऑप्शनल के बदौलत और GS2 के बदौलत। GS1 में लगभग में सभी के आंसर एक ही जैसे होते हैं और मार्क्स भी एक ही जैसे मिलते हैं, लगभग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि GS1 में क्या होता है, इसमें आपके सवाल जो होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं कि इस टॉपिक से सवाल आएंगे, और उसको सब लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं और वहाँ पर लिख के आ जाते हैं। मुख्य रूप से ऑप्शनल और GS2 में ही लोगों को दिक्कत आती है। इसका पैटर्न बदल दिया गया है 20 दिन पहले। सही यही रहता, नैतिकता भी यही कहती है कि आयोग को समय देना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ है जिसके कारण समय नहीं दिया जा रहा है। खैर, अब जब नहीं समय है तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। उस दिन जब पैटर्न बदला तो मैंने पहले बात यही बोला था, पैनिक नहीं करना है। कुछ लोग गुस्सा हो गए तो पैनिक क्यों नहीं करना है। एग्ज़ाम से 20 दिन पहले मुझे नहीं लगता कि आपको पैनिक होना चाहिए किसी भी वजह से। मेंस में कम पढ़ के जाने वाले भी लिख के आते हैं, जिनका क्या अच्छा होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिनका जितना अच्छा होता है वो उतना अच्छा आंसर लिख के आते हैं। कोई भी सवाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में जिसको आपने, अगर पढ़ाई की है आपने, जिसको आपने पढ़ा ना हो या जिसका आपने कभी सुना ना हो। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को बना कर रखना, कोशिश करना भी आप शांत रहने की, कोई भी चीज़ को लेकर पैनिक नहीं करने की। आंदोलन और ये सब गलत है। इन सब से थोड़े दिन के लिए दूर हो जाइए आप। इंटरनेट तभी ऑन करना जब आपको कुछ पढ़ना हो, नहीं तो ऑफ़ करके रखना, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वाकई अगर आप जेन्युइन तरीके से देना चाहते हैं तो, क्योंकि डिस्टर्ब करने वाले तो दिन भर में 50 न्यूज़ आते हैं बीपीएससी के लिए, अलग अलग यूट्यूबर डालते रहते हैं, फलाना ठिकाना, सब नेता अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हैं वगैरह वगैरह। खैर, इन चीज़ों को छोड़कर हम मुख्य रूप से आते हैं कि रिवीजन कैसे करना चाहिए आपको। आप ये मत सोचना अभी आप पाप होगा नहीं तो कि अब पढ़ें कैसे, अब रिवीजन का समय है। ओके, कुछ तरीका बता दूंगा जो बहुत ही काम आएगा आपके मेंस के रिवीजन में। ख़ास तौर से एक पेपर ही आपका पूरा वो होना चाहिए, जैसे GS1 है, इसे मैंने टॉपिक बताया हुआ है और टॉपिक सबको पता भी होता है। इसके टॉपिक जो होते हैं वो फिक्स होता है, सारे फिक्स टॉपिक से आते हैं। IR का जो 12-13 टॉपिक है, मैंने बताया था 12 से 13 टॉपिक करीब में है, और उसमें कुछ करंट के टॉपिक अभी भी जोड़ लेना है आपको। जैसे एक है साउथ कॉरपोरेशन, साउथ सहयोग कहा जाता है उसके हिंदी में, दक्षिण सहयोग है। इसके अलावा से G20 तो मैंने करवा दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर करके जाना है आपको। इन दो चीज़ों के अलावा इंडो पैसिफिक पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देना। ये IR के कुछ टॉपिक हैं जो मैंने जोड़ दिए हैं अभी के हिसाब से, तो इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा।
इनमें से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। जिस दिन पेपर होगा उसके बाद मैं डिस्कशन में बता दूंगा कि इसके ये सवाल पूछे गए हैं या नहीं। ओके, बाकी GS1 के जो सारे टॉपिक थे जो मैंने बताए थे, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। जैसे आर्ट और कल्चर में कौन कौन से पूछे जाते हैं। पाल आर्ट से पूछे जाते हैं, मौर्य आर्ट, पटना कलम और गुप्त आर्ट एक सिलेबस का भाग है। गुप्त आर्ट पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है अगर BPSC बदलाव करती है तो। विद्रोह में आप मुंडा, संथाल, बहावी विद्रोह, ये टॉपिक बताओ। इसके बाद बताता हूँ कैसे इसका क्या करना है। बिहार के इतिहास में 1857 का विद्रोह, कुंवर सिंह जी की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार की भूमिका, सविनय अवज्ञा और सहयोग। उसके बाद से चंपारण भी है एक, इसको भी आप नोट डाउन कर, इसको भी लिख के रख सकते हैं नोट डाउन करके। इतना टॉपिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी पढ़ के जा सकते हैं। बाकी इतना टॉपिक तो फिक्स होता है, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 3 सवाल आपको लिखने होते हैं जो इसमें से आपको मिल जाएंगे। ओके, अब आपको करना क्या है, इन सवालों का ना जो मैंने बताया अभी आपने लिख लिया होगा, इनका मॉडल आंसर तैयार करके, उसको रख लेना है, जिससे GS1 पर अब समय ना देना पड़े। बिल्कुल भी नहीं समय बर्बाद करना है GS1 पर। रिवीजन जरूर करते रहना अंत तक। IR के भी जो 12-13 टॉपिक हैं, जो मुख्य टॉपिक हैं, उन पर मॉडल आंसर तैयार कीजिए और उसको रख लेना है फैक्ट और डेटा सहित। फैक्ट, डेटा, मैप, ओके, इन सब के आधार पर इसको तैयार करके रख लेना है, जिससे वहाँ पर जब आप GS1 का एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको रिवीजन में बहुत कम समय लगे। इस बार इन्होंने एक और उल्टा किया कि GS1 GS2 दोनों का एग्ज़ाम एक ही दिन कर दिया है। पता नहीं क्या कर रही है BPSC, इतना भी नहीं करना चाहिए था। खैर जो भी है, देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ बैठ के आलोचना करते रहते हैं। अगर आलोचना से आपका सुधार कर पा रहे हैं तो ज़रूर कीजिए आलोचना, और अगर नहीं सुधार कर पा रहे हैं तो अपने को ढालना पड़ेगा आपको, अगर आपको एग्ज़ाम देना है वाकई तो ढाल के खुद का माइंडसेट बना लीजिए कि एक ही दिन में दोनों GS का एग्ज़ाम देना है। IR के भी मैंने कुछ टॉपिक बताए थे, वो दिखा देता हूँ मैं, अगर दिख गया यहीं पर तो। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि GS2 के लिए क्या करना है और आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या ट्रिक्स अपनाए जाते हैं, जिससे आपको वहाँ पर कम से कम दिक्कत ना आए एग्ज़ाम में कम से कम। जैसे टॉपिक जो मैंने बताया था उसमें था रूस यूक्रेन को पढ़ना है, इससे व्यापार भी पढ़ना है, भारत पर इसका प्रभाव भी पढ़ के जाना है। ओके, भारत पर इकोनॉमिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा है इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और इसके कारण वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या चेंजेज आ गए हैं उसको एक बार देख सकते हैं आप। अब आप सोर्स तो नहीं पूछेंगे मुझसे, मैं उम्मीद करता हूँ। भारत और रूस के संबंध जरूर पढ़िएगा 1947 के बाद। एक और टॉपिक ऐड करना है आपको, नाटो पढ़ के ज़रूर जाना। इसकी प्रासंगिकता पर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो UN होते हैं इसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि युद्ध हुआ और UN कुछ भी नहीं कर पाई, इसलिए इन 2 चीज़ों पर भी आपको तैयार करके जाना चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए। उसके बाद से भारत EU और जो संबंध है इस सब को पढ़ के जाइए, भारत और यूरोप के संबंध, और अच्छा है ये मैंने पढ़ाया हुआ है। भारत श्रीलंका संबंध पढ़ के जा सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद से बांग्लादेश और भारत का जो संबंध है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर पढ़ के जाना। भारत में G20 की बैठक होने वाली है, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कोई इस बार के लिए, ये ज़रूर आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। उसके बाद से G7 में जो भाग लिया था भारत के प्रधानमंत्री ने, तो G7 और भारत की क्या इसमें भूमिका हो सकती है, भारत के लिए क्या दुविधा है। G7 में शामिल होना भारत के लिए अपने आप में दुविधा है। क्यों? क्योंकि G7 से रूस को निकाल दिया गया है, रूस हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर है। SCO और भारत को भी पढ़ के जाइए, इस बार SCO की भी बैठक हुई थी, 2023 में भारत में इसकी बैठक होगी। उसके अलावा क्वाड तो इम्पोर्टेंट है ही, साइबर हमले पढ़ के जाना चाहिए। अंतरिक्ष पर्यटन साइंस टेक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए। अंतरिक्ष में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पर भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, क्योंकि पहली बार कोई प्राइवेट वहाँ हमारे यहाँ से लॉन्च किया गया है। भारत और अमेरिका का संबंध सबसे लास्ट टॉपिक होगा, और I2U2 ओके, इसको पढ़ के जाइए। इन्हीं में से मैक्सिमम सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा बहुत कम सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं कि मुख्य रूप से BPSC जब आंसर राइटिंग आप करेंगे तो उसके लिए क्या सब करना है। जो शॉर्ट आंसर लिखते हैं, ऑप्शनल पर आते हैं हम लोग। शॉर्ट आंसर के लिए आयोग ने एक गलती की है, अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि सवाल 5 नंबर के आएंगे या 10 नंबर के आएंगे। जो भी आएंगे
इसमें पेज से नहीं होता है। कई सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि पेज कितने लिखने होते हैं। पेज नहीं होता इसमें। इसमें शब्द सीमा दिया हो रहेगा 150 या 250 शब्द या 200 शब्द आपको लिख के देगा आयोग, उतने में ही आपको लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि वो 25 2-2 नंबर के सवाल दे दे, ये भी तो हो सकता है 15-15 नंबर के 2 सवाल, 5-5 नंबर के 2 सवाल, 4 सवाल दे दे, या 15-15 नंबर के 2 सवाल और 10-10 नंबर के 2 सवाल भी दे सकता है। तो शॉर्ट आंसर में उसको स्पष्ट करना चाहिए था कि 50 नंबर के सवाल किस हिसाब से पूछे जाएंगे। नहीं किया है तो हम अपने हिसाब से हर चीज़ की प्रैक्टिस करके जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस मस्ट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आप अभी तक सारे लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं। लॉन्ग आंसर लिखने की आदत में लोग भूमिका में ज़्यादा लिख देते हैं, मुख्य भाग में भी ज़्यादा लिखते हैं और निष्कर्ष में भी ज़्यादा लिखते हैं। इसी चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर में एक ही चीज़ पर फोकस किया जाता है, वो होता है मुख्य भाग में क्या पूछा गया है। भूमिका और निष्कर्ष लिखने का बहुत ही कम स्कोप होता है, 2-2 लाइन में आप लिख के काम चला सकते हैं। इसलिए जब भी आप शॉर्ट आंसर को लिखें तो मुख्य रूप से जो पूछा गया है सवाल में उसी पर डायरेक्ट आ जाना है। हमें ज़्यादा कोई भूमिका नहीं बांधनी है। 150 शब्दों में पूछा जाता है तो अगर 250 शब्दों में पूछा जाता है थोड़ा बहुत 2-3 लाइन का भूमिका ज़रूर लिखिए, वो ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, कम से कम 5 से 10 सवाल की तो प्रैक्टिस ज़रूर ही कर लेना। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो मैप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। हो सकता है एक मैप दे दे आपको भारत का बना के, ऐसे उससे पूछे कि ऐसे ऐसे डॉट डॉट बनाया रहता है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और उससे पूछ सकता है कि इस स्थान के बारे में लिखिए, इस स्थान के बारे में लिखिए, इस स्थान के बारे में लिखिए। कोई नाम नहीं लिखा रहता उस डॉट के बगल में। वो डॉट के हिसाब से आपको मैप के देखकर खुद से चिन्हित करना होता है कि ये कौन सी जगह हो सकती है। इतना हाई लेवल मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए बीपीएससी को, लेकिन हमें वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए था। शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, छोड़ के मत जाना, ये गलत हो सकता है। 50 नंबर के जो सवाल आते हैं ऑप्शनल में लिखने को, उसमें 6 पेज तो आपको मिनिमम लिखना पड़ेगा। 50 नंबर के सवाल जो ऑप्शनल में आते हैं उसमें 6 पेज तो मिनिमम लिखना पड़ेगा आपको। अगर जैसे जीएस में क्या होता है, जीएस में आपको 4 पेज लिखना होता है एक सवाल में, क्योंकि शब्द सीमा नहीं होती है इसलिए पेज में हम बात कर रहे हैं। अगर आप फॉन्ट बड़ा लिखते हैं, यानी कि जैसे आप इस फॉन्ट इस आकार के आंसर लिखते हैं या इतना छोटा लिखते हैं, तो इतना छोटे में आपको 4 पेज लिखना चाहिए। इसमें ऑटोमेटिक 5 से 6 पेज आपका हो जाएगा जीएस में ही। तो उस हिसाब से आपको खुद ही वहाँ पर दिमाग लगाना होगा। हर चीज़ के लिए गाइड नहीं कर सकता है कोई। समझ गए हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो जीएस के लिए 4 पेज में आंसर लिखना होता है और 50 नंबर में 6 पेज तो मिनिमम आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, अब आते हैं जो कुछ चीज़ें जहाँ पर बीपीएससी का ज़्यादा ध्यान जाता है। बीपीएससी ने कोई भी कॉपी चेक करने वाला ज़्यादा जोर देता है, वो है क्या? जो पहला आंसर होगा आपके पेपर में उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, कोई काट पीट नहीं होना चाहिए और शुद्धि नहीं होना चाहिए। ओके, और ये अच्छे से रिप्रेजेंट किया होना चाहिए। पहला आंसर जो भी आप लिखेंगे एग्ज़ाम में तो उस पर ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत करना। ये आपका 60 से 70% इम्पैक्ट डालता है आंसर चेक करने वालों पर। कोई भी बकवास चीज़ नहीं करना है। डायरेक्ट जो पूछा गया है उसको खूब अच्छे से रिप्रेजेंट करके अच्छे से लिखना है। मेंस आंसर राइटिंग में क्या होता है, मेंस के एग्ज़ाम में लास्ट वाले सवाल तक जाते जाते आपके पास इतना कम समय रहता है कि आपकी हैंड राइटिंग आप खुद भी पढ़ लें तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सवाल छोड़ के मत आना, नहीं तो पहले ही आप बाहर हो सकते हैं। सवाल छोड़ के किसी भी कंडीशन में मत आना, सारे सवाल को लिखना है। इतनी स्पीड आपके अंदर होनी चाहिए। अगर स्पीड नहीं बनी है अभी भी तो अभी भी 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय है। रोज़ 3 से 6 घंटे आपको लिखना चाहिए। टाइमर लगा के स्पीड बनानी चाहिए। ईजी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं मेंस देने वाले जो मैसेज करते हैं मुझे, वो बताते हैं कि अभी तक उनका स्पीड नहीं बन पाया है। तो एग्ज़ाम में तो आपके पास और भी ज़्यादा प्रेशर रहेगा। सोचने का समय नहीं होता है, सवाल सामने आता है, हाथ चलना शुरू हो जाना चाहिए। 3 घंटे में 8 से 9 सवाल आपको लिखने होते हैं। 8 सवाल लिखना होता है जीएस में। और इस बार से ऑप्शनल में आपको क्या होगा, ऑप्शनल में तो 2 सवाल जो हैं जिसमें 10-10 नंबर के आ सकते हैं या 5-5 नंबर के आ सकते हैं, तो सवालों की संख्या लिखने की बढ़ गई है। शब्द सीमा भले ही वही है, पेज उतना ही लिखना है आपको, लेकिन सवाल अधिक लिखने पड़ेंगे। अब एक ही सवाल को 50 नंबर में लिखने में ये सुविधा होती थी कि एक बार जब शुरू किया तो पूरा क्वेश्चन लिख के ख़त्म किया। लेकिन जब शॉर्ट आंसर आएगा तो उसमें क्या दिक्कत आएगी,
सवाल चेंज होगा, आपको फिर से उस सवाल के लिए अलग से सोचना पड़ेगा, फिर दूसरा सवाल आएगा उसमें फिर आपको अलग सोचना पड़ेगा। टॉपिक अलग अलग होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि सारे टॉपिक पर आपका कमांड एक जैसा हो। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा, आपको मेरी सलाह अगर होगी तो मैं आपको बोलूँगा कि लॉन्ग आंसर को पहले लिख के समाप्त कर लेना, सबसे अंत में चुनना शॉर्ट आंसर को लिखने के लिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि अगर छूटेगा भी कोई सवाल तो 5 नंबर का छूटेगा या 10 नंबर का छूटेगा, छूटना नहीं चाहिए। लेकिन इफ़ अगर ऐसा होता है तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा, ख़ास तौर से ऑप्शनल का। ऑप्शनल थोड़ा सा अलग आएगा, पैनिक में हो सकते हैं कई सारे स्टूडेंट, ओके। और एग्ज़ाम का डेट आगे ज़रूर जाना चाहिए, पूरी रूप से मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। अब आते हैं GS2 की बात करते हैं। GS2 के लिए क्या सब करना है, कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे चुनाव आयोग जो है, इसकी विश्वसनीयता, इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग के कार्य, चुनाव आयोग की प्रणाली जो काम करती है, और इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए। सुधारों को हवा में मत लिखना, जब भी पढ़ने बैठना तो कुछ समितियां हैं चुनाव आयोग के सुधार संबंधी, उसको ज़रूर पढ़ के जाना है आपको एग्ज़ाम में, जिससे वहाँ पर लिखने में आपको सुधार में सहायता मिले, ओके। हवा में बातें नहीं करनी है, समितियों के रेफरेंस देकर हमें लिखना पड़ेगा। अब दूसरा टॉपिक एक ऐड हुआ है चुनाव आयोग के बाद, वो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जैसे कोलेजियम व्यवस्था जो चल रही है, कोलेजियम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल उठने चाहिए लोकतंत्र में। दूसरा है NJAC, जिसको 99 संशोधन याद करो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, जो पूर्णावलोकन बताया था मैंने, न्यायिक पूर्णावलोकन, उसमें मैंने समझाया था NJAC का। तो NJAC के बारे में, और जो कोलेजियम व्यवस्था है या सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक प्रणाली में क्या क्या सुधार किया जा सकता है, इसको भी पढ़ के ज़रूर जाना है। इस तरह के सवाल आपको देख सकते हैं एग्ज़ाम में। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे केंद्र राज्य संबंध हैं, इस पर जुड़े हुए सवाल दिख सकते हैं। चुनाव हो रहे हैं तो आपसे राजनीतिक पार्टियां और जो जातिगत समीकरण पर भी सवाल पूछे गए हैं। राज्यपाल पर तो सवाल फिक्स ही होता है बिहार में, तो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जब भी GS2 में कोई भी आंसर लिखना, पॉलिटी में अगर कोई सुधार की बात कर रहा है, सुधार के बारे में पूछा जा रहा है, तो रेफरेंस ज़रूर देना है। रेफरेंस क्या होता है, कोई आयोग बना है, सरकार की कोई संस्था है, कोई रिपोर्ट है, इन सब के आलोक में अपना आंसर को लिखना है, जिससे आंसर क्या होता है, प्रमाणिक होता है। प्रमाणिक आंसर पर आपको अधिक नंबर मिलते हैं। अशुद्धियाँ मत रखना आंसर में, ह्रस्व दीर्घ उ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, इन सब में मात्रा हलंत, इन सब में लगाने में कभी भी गलतियाँ नहीं करनी है। कॉमन मिस्टेक जो होते हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के सवाल पर आते हैं। इकोनॉमिक्स के सवाल में अगर जहाँ भी डेटा पूछा जाए तो डेटा ज़रूर देना आंसर में, गरीबी से जुड़े हुए, बेरोजगारी से जुड़े हुए, या कृषि से जुड़े हुए, कृषि में सुधार क्या क्या होने चाहिए, इनसे जुड़े हुए डेटा फैक्ट्स ज़रूर हो तो देना। फैक्ट्स कहाँ से ले सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से आप फैक्ट्स ले सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, बस फैक्ट पढ़ के चले जाना है। योजनाओं में हर घर गंगाजल जो योजना है, ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा, लिखा हुआ मिलेगा आपको ये पेपर में आंसर, इसका आपको लिखना पड़ेगा आंसर। तो हर घर गंगाजल जो जल जीवन मिशन जो बिहार सरकार चला रही है, उसी का एक भाग के विस्तार के रूप में है, तो उसको आपको डिटेल में बनाना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक पानी लाया गया, इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, ये भी पक्ष विपक्ष दोनों पॉइंट्स तैयार करके जाइए, और तो ये आपको वहाँ पर मदद करेगा। इकोनॉमिक्स में अगर पूछा जाए तो जैसे नीति आयोग का रेफरेंस दे सकते हो, अगर कोई है तो, भारत सरकार की कोई संस्था हो तो उसको दे सकते हो, बिहार सरकार का कोई रिपोर्ट आया है तो उसका दे सकते हैं, IMF का रिपोर्ट हो सकता है गरीबी से संबंधित, वर्ल्ड बैंक का हो सकता है, UNDP का हो सकता है। इन सब के रिपोर्ट और इनकी जो अलग अलग जो इंडेक्स आती हैं उनका रेफरेंस दीजिएगा आंसर में। आंसर आपका बहुत ही अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनेगा। समझ में आ रही होगी बात। 3 घंटे आपके पास होते हैं एग्ज़ाम में, जिसके आधार पर आपकी रैंकिंग तय हो जाती है कि आप ऑफिसर बनेंगे या बाहर होंगे। इसलिए जितना तक हो सके लिख के आना है, शांत रहने की कोशिश करना एग्ज़ाम में, भयभीत मत होना। शांत रहने पर 50% से ज़्यादा आप वैसे ही पास हो जाते हो, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका सही होता है। पढ़ा तो होगा ही आपने, वहाँ पर याद आना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए अच्छे से, ओके। आंसर लिखते समय हैंड राइटिंग पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है कि हैंड राइटिंग बहुत अट्रैक्टिव हो, ऐसा कुछ नहीं होता।
पहला सवाल सबका बहुत अच्छा होता है, जो जितना अच्छा लिखता है उतना अच्छा, अंत तक जाते जाते किसी का कोई आंसर दूसरा नहीं पढ़ सकता है, इस ऐसी हालत हो जाती है 3 घंटे में। तो इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखिए, ज़रूर अच्छा जाएगा आपका एग्ज़ाम। और GS2 में जो मैंने कुछ टॉपिक्स बताए थे मैं दिखा देता हूँ। ओके, जैसे ज्योग्राफी वगैरह में मैंने बताया था, कृषि पर सबसे पहले आया था, कृषि के समस्या उपाय, विपणन, सब्सिडी, समस्या उपाय। भारत में भी और बिहार में भी क्या क्या समस्याएं हैं, उपाय क्या क्या हो सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के बात कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट में कोई नई योजना लाई गई कृषि संबंधी तो उसको छोड़ के मत जाना है, इस तरह की चीज़ों को। गरीबी पर क्या सब पढ़ के जाना है, एक तो बेसिक पढ़ के जाना है आपको, गरीबी क्या होती है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है, UNDP या भारत सरकार किसको गरीब मानती है, BPL APL ये सब क्या होता है। समितियां आपको पढ़ के जानी है, कौन कौन सी समितियां बनाई गई है। अगर पूछा जाता है तो रेफरेंस दे के लिखिए हमेशा समितियों को। बिहार में गरीबी के कारण, बिहार में गरीबी के उपाय, भारत में गरीबी के कारण और उपाय के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब भी इस तरह के आंसर लिखना इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो योजनाएं जो सरकारी उससे संबंधी चल रही हों और उसका समाधान जरूर देना है आपको। मौलिक समाधान हो का मतलब क्या होता है कि खुद से बनाए हुए समाधान आपके क्या हो सकते हैं। ओके, रोजगार संबंधी भी आपको पढ़ के जाना है। ये रोजगार के संबंधी कोई योजना आई है या कोई भारत सरकार चला रही है या बिहार सरकार, इससे जुड़े हुए पूछ सकता है। ओके, उसके बाद से प्लानिंग डेवलपमेंट जो नीति आयोग वगैरह चलाती है, 15 वर्षीय प्लान जो अलग अलग चलाया जाता है, या नीति आयोग कोई सुधार लेकर आई है, तो इनसे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रीय डेवलपमेंट जिसको क्या कहा जाता है, रीजनल डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, क्षेत्रीय विकास, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ के जाना है आपको। बिहार में एक सवाल जरूर आपदा प्रबंधन से पूछा जाता है। सूखा हो सकता है इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस बार वो प्रभावित था। बाढ़ हो सकता है, भूकंप हो सकता है। शहरी प्लानिंग से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि किसी शहर के प्लानिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक हैं, जैसे मानसून है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। चक्रवात को पढ़ के जा सकते हैं आप। उसके बाद से खनिज संसाधन कहाँ पर पाए जाते हैं, रोज़गार कैसे लगाया जाता है, रोज़गार में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इन चीज़ों को भी पढ़ के जाना है। मानसून, चक्रवात, जल मृदा संरक्षण, ये सब पढ़ के जाना है। इकोलॉजी के लिए ज़्यादा टेंशन मत लेना। एयर पॉल्यूशन, मृदा पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, इनसे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पर्यावरण जो बदलाव हो रहा है, परिवर्तन है, उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, इस चीज़ को पढ़िए। इसको आपको जब भी लिखना है तो UN का या कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या कोई और संस्था है, इनके जुड़े हुए रेफरेंस देकर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक सुनना जो मैं कह रहा हूँ। साइंस टेक में जो इसरो ने हाल फिलहाल में बहुत सारे मिशन चलाए हैं, उसको ज़रूर पढ़ के जाना। एक सवाल गारंटेड पूछा जाएगा यहाँ से आपका, इसरो से एक सवाल पूछा ही जाता है हर साल। अभी ही कोई जो मिशन चल रहा है, या अगले साल जो आने वाला मिशन, चांद को लेकर जो मिशन आने वाला है, या हम अंतरिक्ष पर्यटन की बात करते हैं, तो इससे जुड़े हुए सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ओके, यहाँ से आपका पूछ सकता है। वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन का जो विकास किया गया अपने देश में, उससे जुड़े हुए सवाल भी आपको पढ़ के जाना है, आपके एग्ज़ाम में टकरा सकता है। ओके, तो मुख्य रूप से यही था। बाकी वैश्वीकरण तो पता ही होगा, ग्लोबलाइजेशन जो होता है, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा हमारे समाज पर, इन चीज़ों को पढ़ के जाना है। तो यहीं तक था कि इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे अगर आप GS1 GS2 में, तो अब आपके पास पढ़ने का कोई ख़ास वो समय नहीं बचा है। बस रिवीजन कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, संभव हो तो। नवीकरणीय ऊर्जा भी पढ़ के जाना है, इसमें सोलर पढ़ के जाना। सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है उसको पढ़ के जाना है आपको। नाभिकीय ऊर्जा योजनाएं, विंड, सोलर, टाइडल, ये सब तो पढ़ के जा ही रहेंगे आप। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। प्रदूषण वगैरह पढ़ के जा रहे होंगे। सारा कुछ मैंने बता दिया है। जो मॉडल आंसर आपने लिखा है GS1 का, उसको ही रिवीजन के लिए मुख्य रूप से रखना है, क्योंकि सवाल वहीं से अधिकांशतः पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। जो मॉडर्न हिस्ट्री में एक बिहार में शिक्षा का विकास बराबर पूछा जाता है, इससे शिक्षा से जुड़े हुए जो समितियां हैं, वुड डिस्पैच आयोग से लेकर और जो वर्धा प्लान तक बनाया गया था, फिर 1947 में UGC वगैरह का जो राधाकृष्णन समिति के बाद गठन हुआ था, वहाँ तक आपको डिटेल में पता होना चाहिए। वर्तमान में कोई योजना चल रही है तो उसको भी आप लिख सकते हैं, अगर पूछा जाता है तो, नहीं तो नहीं लिख सकना है। सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया है कि किन किन चीज़ों पर मुख्य रूप से आपका ध्यान रखना है एग्ज़ाम के दौरान। ओके,
उन चीज़ों के अलावा और किसी भी चीज़ पर फोकस मत करना, दूर रहना इंटरनेट से थोड़ा सा। मेरे भी वीडियो मत देखो अगर एग्ज़ाम पास हो सकते हो तो, सीधी सी बात है। रिवीजन पर रखना, रिवीजन और प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस? आंसर राइटिंग की। जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अब समय नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ पढ़ के जाऊँगा तो लिख के आ जाऊँगा। आंसर फ्रेम अगर नहीं हो रहा है आपके दिमाग में तो आप नहीं लिख सकते हैं आते हुए सवाल को भी, ये मेरी गारंटी होती है। शॉर्ट आंसर का प्रैक्टिस ज़रूर करना है, 5 से 10 सवाल का मिनिमम, मैक्सिमम इतना ही कर लेना काफ़ी है। फैक्ट्स और डेटा को अलग से पेज बना के लिख के रख लीजिए। गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी, या यूएन का कोई रिपोर्ट आया है, भारत सरकार का कोई है, परिवहन संबंधी डेटा, रोड कितने बनाए गए हैं, इन सब से जुड़े हुए डेटा, महिलाओं की क्या स्थिति है, अपराध के मामले में एनसीआरबी कुछ डेटा है उसको, इन सब को लिख के रख लीजिए। ये आपको एग्ज़ाम में घुसने से कुछ देर पहले एक बार उस पेज का रिवीजन करना है। करंट में तो बता ही दिया, साउथ कॉर्पोरेशन को पढ़ना है, हर घर गंगा जल योजना को पढ़ना है, चुनाव आयोग को पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना है, यूसीसी पढ़ लेना एक बार, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। ओके, तो पूरा मैंने गाइड कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा किसी भी तरीके से हो तो। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।